नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। सतगावा से रांची जा रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोग घायल। कोडरमा जिले के सतगावा में एक यात्रियों से भरी बस पलट गई जिसमें 11 यात्री घायल हो गए। हादसा सतगावा थाना क्षेत्र के अंगार मोड़ के पास घटी। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन चलने वाली सागर बस रोज की तरह सोमवार को भी सतगावा से रांची के लिए रवाना हुई थी। इसी बीच सुबह करीब 4:30 बजे अंगार मोड़ के पास बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे उसमें सवार 11 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सतगावा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासियों की त्वरित सहायता से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगांव पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बस तेज गति से चल रही थी और इसी वजह से अंगार मोड़ के पास एक तीखे मोड़ पर चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। जानकारी के अनुसार बस में सवार ज्यादातर छात्र हजारीबाग और रांची जैसे शहरों के छात्रावास में पढ़ने वाले छात्र थे। इस घटना में सतगावा थाने में पदस्थापित और प्रशिक्षण के लिए कोडरमा जा रहे एसआई अरविंद सिंह भी घायल हो गए। सभी घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा रेफर कर दिया गया है। मांडर में 200 करोड़ से बनेगा डैम, जल संकट से मिलेगा छुटकारा। मांडर और उसके आसपास के गांवों को अब पानी की किल्लत नहीं होगी। जल संसाधन विभाग ने कैम्बो में करीब 200 करोड़ की लागत से डैम बनाने की योजना तैयार की है। विभाग ने इस डैम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर भी तैयार कर ली है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही डैम निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। डैम का निर्माण लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। बता दें कि हर साल गर्मी के दिनों में मांडर और आसपास के गांवों में जल संकट से जूझना पड़ता है। डैम बनने से मांडर के 14 गांवों सहित मांडर और चान्हो प्रखंड को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही किसानों को भी सिंचाई के लिए पूरे साल पानी मिल सकेगा। ई कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी, 8 अक्टूबर को छात्र करेंगे महाआंदोलन। झारखंड के लाखों छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जो कि ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। ये छात्रवृत्ति राज्य सरकार की ओर से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन किए लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक कई छात्रों के खातों में राशि नहीं पहुंची है। इस मुद्दे को लेकर छात्रहित सर्वोपरि मंच के प्रतिनिधि राहुल कुमार राणा और आमिर हमजा ने कल्याण विभाग पहुंचकर आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी से मुलाकात की। आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 60% राशि नहीं भेजी गई है, इसलिए छात्रवृत्ति का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है। इसके बाद मंच के सदस्यों ने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से भी मुलाकात की। उन्होंने भी यही कारण बताया कि केंद्र की हिस्सेदारी के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता। हालांकि छात्रों ने सवाल उठाया कि यदि यही नीति है तो पिछले 3 वर्षों में केंद्र से राशि न आने के बावजूद भुगतान कैसे किया गया था। इस पर मंत्री की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे 8 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची में विशाल महाआंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली रवाना, साथ में कल्पना सोरेन भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीती शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी एवं गांडिया से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री का ये दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था और इसे अचानक तय किया गया है। फिलहाल दिल्ली दौरे के उद्देश्य को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में अल्प प्रवास के बाद जल्द ही झारखंड लौट सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन दिल्ली में सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के विषय पर विधि विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और कोर्ट में 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी आज दिल्ली जा सकते हैं। जमशेदपुर में चोरों ने उड़ाए 5 लाख के जेवर नकद, सोते रह गए घरवाले। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर में देर रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्वर्गीय गणेश शर्मा के घर में घुसे चोर 5 मोबाइल फोन, जेवरात और नगद समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार घटना रात 1:30 से 4 बजे के बीच घटी है। उस वक्त परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी बीच चोर बड़ी
सफाई से घर में दाखिल हुए और कीमती सामान समेटकर निकल गए। सुबह जब घरवालों की नींद टूटी तो दरवाजे खुले और सामान बिखरा पड़ा मिला। तभी परिवार को चोरी की भनक लगी। सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्वर्ग गणेश शर्मा के पुत्र सुजीत शर्मा और रंजीत शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात में कोई आवाज तक नहीं हुई। सुबह उठे तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा है। चोरों ने बहुत सफाई से पूरी घटना को अंजाम दिया है। इधर घटना के बाद पूरे बजरंग नगर मोहल्ले में दहशत और चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। देवघर सदर अस्पताल परिसर की पीसीसी सड़क क्षतिग्रस्त, मरीजों को परेशानी। देवघर सदर अस्पताल परिसर की पीसीसी सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह सड़क के टूट जाने से मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर जब मरीजों या शव को स्ट्रेचर पर लाया जाता है तो सड़क की खराब स्थिति के कारण स्ट्रेचर का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार तो स्ट्रेचर टूट जाने या फंस जाने की वजह से शव जमीन पर गिर जाता है। इससे न केवल अपमानजनक स्थिति उत्पन्न होती है बल्कि परिजनों की भावनाएं भी आहत होती है। शहरवासियों ने अस्पताल प्रबंधन से परिसर की टूटी हुई पीसीसी सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है ताकि मरीजों, उनके परिजनों व अस्पताल कर्मी को आवागमन में सहूलियत हो सके। लातेहार में टोरी रेलवे कोयला साइडिंग पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, गोली लगने से मजदूर घायल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोरी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टोरी रेलवे पब्लिक साइडिंग में बीती रात अपराधियों ने लगभग 4 राउंड फायरिंग की। इस घटना में साइडिंग में काम कर रहे मजदूर गोपाल प्रसाद गोली लगने से घायल हो गए। उनका इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। दरअसल रविवार की रात लगभग 12 बजे रेलवे साइडिंग पर मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे और मजदूरों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोली चलने से लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे। इसमें एक मजदूर गोपाल प्रसाद के पैर के ऊपर गोली लग गई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लगभग 4 राउंड फायरिंग करने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। अपराधियों के भागने के बाद घायल मजदूर को तत्काल चंदवा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मजदूर के हिप में गोली लगकर आर-पार हो गई। गोली बाहर निकल जाने के कारण मजदूर की जान अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। टोरी साइडिंग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस टीम की ड्यूटी 24 घंटे लगाई गई है। गोली चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। वहीं घटना की जानकारी पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की टीम ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। हालांकि घटना को अपराधी संगठन के द्वारा अंजाम दिया गया है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि अपराधियों ने कोयला साइडिंग से रंगदारी वसूलने के इरादे से ही इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया है। चक्रधरपुर में सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने एनएच किया जाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड की कराईकेला थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसको लेकर नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह कराईकेला थाना के समीप रांची चाईबासा मुख्य मार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार झारखंड नायक कराईकेला स्थित होटल में काम करते थे। रविवार देर रात वो खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रांची से चक्रधरपुर की ओर जा रही एक मैक्स पिकअप मालवाहक गाड़ी ने उन्हें धक्का मार दिया, जिससे झारखंड नायक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मैक्स पिकअप गाड़ी को पकड़कर थाने के हवाले कर दिया। वहीं घायल झारखंड नायक को चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने सोमवार सुबह 9 बजे रांची चाईबासा मुख्य मार्ग जाम कर 2 लाख मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने के कारण यहां रांची व चाईबासा से आने जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना पर थाना प्रभारी अंकित कुमार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद 12 बजे ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। रांची में नागाबाबा खटाल से पिस्का मोड़ तक अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। रांची नगर निगम की प्रवर्तन टीम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सोमवार की सुबह शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये अभियान नागाबाबा खटाल से लेकर पिस्का मोड़ तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेरे, गुमटी और अवैध निर्माणों को हटाया गया।
अभियान के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। वर्षों से इस मार्ग पर सड़क किनारे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी। दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हम सालों से यहाँ दुकान लगाते हैं, यही हमारा रोजगार है। अचानक सब कुछ हटा दिया गया, अब हम कहाँ जाएं? कहा कि सरकार को दुकान हटाने से पहले कोई स्थायी जगह देनी चाहिए ताकि हमारी रोजी रोटी ना छीने। कई अन्य फुटपाथ विक्रेताओं ने भी संयुक्त रूप से प्रशासन से वेंडर जोन या ठेला बाजार में स्थायी जगह देने की मांग की ताकि उन्हें बार बार सड़क से हटाया ना जाए। हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला मामले में एसीबी ने विजय सिंह को किया गिरफ्तार। हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला मामले में एसीबी ने विजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने उन्हें हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले शराब घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा को गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि एसीबी ने इस मामले की प्राथमिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले ही कर ली थी, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। हजारीबाग के लगभग 2.75 एकड़ खास महल की जमीन 1948 में एक ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। इस लीज को 1978 से 2008 के लिए नवीनीकृत किया गया था। एसीबी की जांच में पाया गया कि 2008 से 2010 के बीच एक साजिश के तहत इस जमीन को सरकारी बताकर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। जांच में पता चला कि लीज के रेन्यूअल के दौरान तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा ने जानबूझकर ट्रस्ट सेवायत शब्द को हटा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीन को सरकारी दिखाया जा सके और अवैध रूप से उसका हस्तांतरण ट्रांसफर किया जा सके। नियमानुसार ट्रस्ट की जमीन किसी और को हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी, फिर भी ऐसा किया गया। वर्तमान में इस भूमि पर बहुमंजिले व्यावसायिक भवन खड़े हैं, जो अवैध हस्तांतरण का परिणाम है। धनबाद होकर सियालदह से ऋषिकेश को चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन, टिकटों की बुकिंग शुरू। धनबाद होकर चलने वाली दून एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर लंबी वेटिंग लिस्ट है। स्लीपर से एसी तक की सीटें फुल हैं। इसके मद्देनजर रेलवे ने सियालदह से योगनगरी ऋषिकेश के बीच एसी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन ऋषिकेश से 11 अक्टूबर से 15 नवंबर एवं सियालदह से 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव धनबाद के साथ गोमो, पारसनाथ और कोडरमा में भी होगा। दोनों ओर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। धनबाद से हरिद्वार व ऋषिकेश जाने के लिए 3rd AC, 1st AC तक की पर्याप्त सीटें उपलब्ध है। दून एक्सप्रेस के यात्री इस ट्रेन को विकल्प चुन सकते हैं, हालांकि स्पेशल ट्रेन का किराया अधिक चुकाना होगा। सियालदह से योगनगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव नेहाटी, बेंडिल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, DDU, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, उतरेटिया, आलमनगर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद व हरिद्वार में होगा। चक्रधरपुर रेलवे क्वार्टर में दौड़ी बिजली करंट से रेलकर्मी की मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल के डांगुआ पोसी में रेलवे क्वार्टर के अंदर एक रेलकर्मी की बिजली की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक रेलकर्मी का नाम पवन कुमार है। वो डांगुआ पोसी में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत था। उसे रेलवे में नौकरी मिले अभी महज 4 साल ही हुए थे। रेल क्वार्टर में वो अकेला रहता था। सोमवार को जब वो ड्यूटी पर नहीं गया तो इंजीनियरिंग विभाग के इंचार्ज ने पवन को फोन किया, लेकिन पवन का फोन नहीं उठा। इसके बाद कुछ रेलकर्मी उसके क्वार्टर उसे बुलाने के लिए गए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए। पवन बिजली के तारों से लिपटा था और उसके शरीर पर कोई हलचल नहीं थी। वो फर्श पर गिरा पड़ा था। घटना की सूचना तुरंत रेलवे बिजली विभाग को दी गई। इसके बाद बिजली बंद की गई। बिजली बंद करने के बाद पवन की जांच की गई तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना से पूरे डांगुआ पोसी में शोक की लहर दौड़ गई है। मेंस कांग्रेस के डांगुआ पोसी शाखा सचिव सुभाष मजुमदार ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्थानीय रेलकर्मियों का कहना है कि डांगुआ पोसी में रेलवे क्वार्टरों की हालत बेहद खराब है। ऊपर से क्वार्टरों में बिजली वायरिंग भी जर्जर हालत में है। इससे आए दिन अनहोनी की आशंका बनी रहती है।
रेलकर्मियों को आरोप है कि पहले से ही क्वार्टरों में करंट दौड़ रहा था। रेलकर्मी और उनके परिजन डरे सहमे हुए थे। शिकायत के बाद भी त्वरित कार्यवाही नहीं की गई। यही वजह है कि पवन की बिजली करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। डांगवा पोसी में लगातार हुई बारिश के कारण बिजली व्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन जब सुबह बिजली आई तो रेलकर्मी पवन की जान ले गई। यहां रेलवे बिजली विभाग की लापरवाही से पहले भी रेलकर्मियों की जानें जा चुकी हैं। इसके बावजूद इस पर विभाग की लापरवाही बनी हुई है और रेलकर्मियों की जान जा रही है। सबसे दुख की बात यह रही कि कई घंटों तक रेलकर्मी पवन का शव क्वार्टर में पड़ा रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे रेलकर्मियों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को प्रभावी बनाने में जुटा ईपीएफओ किया जाएगा प्रचार प्रसार। रोजगार सृजन के उद्देश्य से 1 अगस्त को शुरू की गई प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना झारखंड में धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इसे देखते हुए ईपीएफओ ने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है, ताकि नियोक्ताओं से लेकर नौकरी चाहने वालों तक सभी को इसका लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से ईपीएफओ अधिकारियों ने सोमवार को झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में राज्य के व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त राकेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चेंबर पदाधिकारियों और व्यापारियों के समक्ष योजना की जानकारी दी और इसके लाभों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से शुरू हुई इस योजना में अब तक अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि त्योहारी सीजन के कारण अपेक्षित वृद्धि सीमित रही है, इसलिए ईपीएफओ जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 96,446 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये झारखंड जैसे राज्यों के उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जो पहली बार रोजगार की तलाश में हैं। ये योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देती है। नियोक्ता भी प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी करने पर 20,000 रुपये से अधिक लेकिन 1 लाख रुपये से कम वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस प्रोत्साहन को तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार 10,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 1,000 रुपये प्रति माह और 10,000 रुपये से अधिक और 20,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारी के लिए 2,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे। 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम 6 महीने तक लगातार कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी या 5 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। हजारीबाग में बीएसएफ के 347 नवारक्षकों ने देश सेवा के लिए शपथ ली। देश के कोने कोने में देंगे सेवा। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की वजह से हजारीबाग की देश भर में अलग पहचान है। यहाँ विदेशों से भी आकर सुरक्षाकर्मी प्रशिक्षण लेते हैं। इसी कड़ी में 347 नवारक्षक अपना प्रशिक्षण पूरा कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए। ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में सोमवार को दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ। समारोह में कुल 347 नवारक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। भव्य पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बीएसएफ के बैंड की धुन ने देशभक्ति का माहौल कर दिया। भारत माता की जयकारी के साथ नवारक्षकों ने देश की अखंडता एकता के लिए तिरंगे झंडे के नीचे शपथ ली। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। कुछ इसी भाव के साथ 44 सप्ताह की कठिन परिश्रम, लगन, साधना के साथ बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर जवान दीक्षांत परेड में शामिल हुए। कदम से कदम ताल मिलाकर परेड में हिस्सा लिए जवानों ने सभी के दिलों को जीत लिया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ मेरू कैंप के महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने सलामी ली एवं परेड का निरीक्षण किया। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण में देश के कोने कोने से जवान पहुंचे थे। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें शारीरिक हथियार चलाना, विभिन्न कानून की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी, मानवाधिकार, आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा खेलकूद और सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए भी इन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पाने वाले जवानों के माता पिता ने कहा कि बेहद गर्व की बात है कि बेटा अब देश की सेवा में जा रहा है। झामुमो 15 सीटों पर कर सकता है दावा, निर्णायक बातचीत की तैयारी शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए महागठबंधन के तहत सीट बंटवारे पर निर्णायक बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है।
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार 7 अक्टूबर को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अहम मानी जा रही है। झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गठबंधन की एकता को प्राथमिकता दें, साथ ही बिहार में पार्टी का संगठनात्मक विस्तार भी सुनिश्चित किया जाए। झामुमो की रणनीति बिहार झारखंड की सीमावर्ती सीटों पर केंद्रित है, जहां पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक आधार मजबूत है। पार्टी ने किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और जमुई जैसे जिलों की करीब 12 से 15 सीटों पर दावेदारी पेश करने की योजना बनाई है। इन क्षेत्रों में आदिवासी और पिछड़े वर्ग की आबादी झामुमो का पारंपरिक वोट बैंक मानी जाती है। विनोद पांडे ने कहा कि झामुमो का लक्ष्य महागठबंधन को मजबूत करना और बिहार में अपनी संगठनात्मक उपस्थिति को और सशक्त करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेगी और सहयोगी दलों राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ तालमेल बनाए रखेगी। पटना में होने वाली बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। झामुमो ने स्पष्ट किया है कि वह उन सीटों पर प्राथमिकता चाहता है जहां उसका जनाधार मजबूत है। साथ ही पार्टी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गठबंधन की एकता पर कोई आंच न आए। विनोद पांडे ने कहा कि बिहार में भाजपा जदयू गठजोड़ को हराने के लिए महागठबंधन की एकजुटता हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उसके लिए झामुमो ने प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता और स्थानीय नेताओं की राय को महत्व देने का फैसला किया है। बिहार में झामुमो के साथ तालमेल का राजद पर नैतिक दबाव भी है, क्योंकि झारखंड में वह झामुमो के साथ गठबंधन में है। ऐसे में बिहार में सीटों के तालमेल को लेकर राजद के शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा दारोमदार है। झामुमो की रणनीति न केवल बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की है, बल्कि गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने की भी है। इस बैठक के बाद महागठबंधन की रणनीति और सीटों का बंटवारा स्पष्ट होने की उम्मीद है। गोविंदपुर में घाइवा के चपेट में आ बाइक सवार युवक घायल। धनबाद जिले के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर बरवाटाड़ मोड़ के समीप सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क निर्माण कार्य करा रही त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनी के हाइबा ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान पूर्वी टुंडी के घोषालडी निवासी शंकर मंडल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा को जब्त कर लिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है। त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनी के हाइवा अक्सर बिना खलासी के तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। साथ ही उड़ती धूल के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जो दुर्घटना की बड़ी वजह बनती है। झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने की मांग, डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को डीसी मंजुनाथ भजंते को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए झारखंड अलग राज्य आंदोलन के पुरोधाओं को गजेट नोटिफिकेशन कर झारखंड आंदोलनकारी के रूप में सम्मानित करने की मांग की गई है। मोर्चा ने कहा कि राज्य के निर्माण में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले आंदोलनकारियों, उनके विधवा पत्नी और यतीम बच्चों की आज स्थिति बेहद दयनीय है। सरकार को चाहिए कि वे उनके संघर्ष और बलिदान को उचित सम्मान दे और उन्हें समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार सुनिश्चित करे। मोर्चा ने कहा कि यदि इन मांगों पर सरकार शीघ्र निर्णय लेती है तो ये न केवल आंदोलनकारियों के सम्मान की पुनर्स्थापना होगी, बल्कि झारखंड के अस्मिता और मूल्यों को भी मजबूती मिलेगी। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीट व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों का हंगामा। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय एनपीयू के तृतीय दीक्षांत समारोह के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार समारोह में शामिल छात्र नेताओं को सबसे पीछे बैठने की सीट दी गई थी, जिससे नाराज होकर एबीवीपी, एनएसयूआई, जेसीएम और वाईजेके के छात्र नेता मंच के समीप पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। छात्र भारत माता की जय और एनपीयू कुलपति मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कुलाधिपति मंच पर बैठे हुए छात्रों को पाथी प्रदान करने से पूर्व हुए नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। हालांकि पुलिस हरकत में आई और शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार और टीओपी-2 प्रभारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर छात्र नेताओं को हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना के बाद समारोह कुछ देर के लिए बाधित रहा। हालांकि बाद में कार्यक्रम सामान्य रूप से संपन्न कराया गया।
झारखंड में स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। जागरूकता के लिए आयोजित होगी कार्यशाला। स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने वृहद कार्य योजना बनाई है। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य घर घर स्वदेशी के संदेश के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है और जब हर घर स्वदेशी बनेगा तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। कार्यशाला में पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प शपथ के जरिए लिया है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है। स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। कई क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देश पर आश्रित हैं। यदि अपने घरेलू सामान को खरीदें और उनका उपयोग करें तो ये देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी शुरुआत हुई है, बल्कि आज़ादी से पहले भी स्वदेशी पर जोर देने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। एक समय था जब स्वदेशी वस्तुओं के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत थी, लेकिन बाद के सालों में धीरे धीरे दूसरे देशों के सामानों पर आत्मनिर्भरता बढ़ती चली गई। इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता स्वदेशी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। हजारीबाग में निकाली गई पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा। दूधमटिया वन महोत्सव के तहत लगेगा मेला। पर्यावरण को बेहतर रखने और जंगल बचाने की मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा निकाली गई। 25 किलोमीटर की यात्रा कन्हेरी पहाड़ी की तलहटी से दूधमटिया जंगल तक पहुंची। दूधमटिया में उजड़े जंगल को बचाने की मुहिम के उपलक्ष्य में हर साल यहां पर्यावरण मेला लगता है। ये पर्यावरण मेला 7 अक्टूबर को हर साल आयोजित किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व संध्या पर हर साल साइकिल यात्रा निकाली जाती है, ताकि इस साइकिल यात्रा से लोगों को पॉल्यूशन फ्री व्हीकल साइकिल से चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश भी लोगों को दिया जाता है। यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, पर्यावरण प्रेमी, एनएसएस स्वयंसेवक शामिल हुए। यात्रा का आयोजन दूधमटिया पर्यावरण मेला आयोजकों ने पूर्वी वन प्रमंडल के साथ मिलकर किया है। दरअसल हजारीबाग में सालों पहले जंगल को बचाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसे कई जिला ने अपनाया है। यही नहीं, झारखंड से बाहर भी ये मुहिम पहुंची है, जिसका ये नतीजा हुआ है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड अंतर्गत दूधमटिया जंगल में जहां कभी जंगल माफिया का राज चलता था, अंधाधुंध पेड़ की कटाई होती थी, आज वहां हरियाली है। रक्षाबंधन परंपरा की शुरुआत भी इसी जंगल से हुई है। धनबाद में संतोष सिंह फिर बने कांग्रेस जिला अध्यक्ष, हुआ भव्य स्वागत। दूसरे गुट ने किया विरोध। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के 20 जिलों में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के तहत संतोष सिंह को एक बार फिर धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सोमवार को उनके धनबाद पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता फूलमाला, ढोल लगाड़े के साथ पहुंचे थे। स्टेशन परिसर संतोष सिंह जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। संतोष सिंह ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मेरी प्राथमिकता होगी कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए और हर वर्ग को साथ लेकर संगठन को नई ऊर्जा दी जाए। कांग्रेस हमेशा से जनता की आवाज रही है और आने वाले समय में संगठन को और सक्रिय किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने भी उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। कहा कि संतोष सिंह के नेतृत्व में अब संगठन को नई दिशा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर संतोष सिंह के दोबारा अध्यक्ष बनने पर पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। एक खेमे ने काली पट्टी बांधकर सत्याग्रह किया और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध किया। विरोध करते नेताओं ने आरोप लगाया कि संतोष सिंह के नेतृत्व में धनबाद में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि संतोष सिंह बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश नेतृत्व ने इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। उनका कहना है कि पार्टी संगठन की मजबूती के लिए साफ सुथरी और निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया जरूरी है।
झारखंड के छात्रों को समय पर मिलेगी डिग्री, राज्यपाल संतोष गंगवार ने जारी किए निर्देश। एनपीयू का तीसरा दीक्षांत समारोह संपन्न। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि छात्रों को उनकी डिग्रियां समय पर मिले। राज्यपाल संतोष गंगवार ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाओं और डिग्रियां प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना को 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह केवल 3 बार ही आयोजित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि छात्रों को समय पर डिग्रियां नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में गोल्ड मेडल विजेताओं में सबसे अधिक संख्या लड़कियों की है, जो एक विकसित भारत का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलना भी है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का एक समृद्ध इतिहास है और आज के युवाओं को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि 18 वर्ष में केवल 157 लोगों ने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो दुखद है। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे पूछा कि पलामू में जल संचयन के लिए विश्वविद्यालय की भूतत्व विभाग ने क्या सोचा है। पलामू के इलाका सूखाग्रस्त है, यूनिवर्सिटी कुछ अलग और हटकर काम करे। पलामू के क्षेत्र में केवल 16% छात्र ही इंटरमीडिएट पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। झारखंड में एक यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया जाएगा, जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। दीक्षांत समारोह में छात्र संगठनों की भी नाराजगी देखी गई। छात्र नेता कुर्सी पीछे मिलने से नाराज थे। उनका कहना था कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और विश्वविद्यालय जानबूझकर छात्रों को कार्यक्रम से दूर रख रहा है। बाद में छात्र संगठनों के नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ नेताओं से बातचीत की और उन्हें मनाने का प्रयास किया। दीक्षांत समारोह से पहले आजसू छात्र संघ और वाईजेके के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।